हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 800 वर्ड हैं। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदया, अंत में मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। बेकारी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी। बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीज़ों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। भावुकता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं कि यहाँ पर हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया होगा, लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आम तौर से यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा प्रेरित होकर समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है, तो इस देश में लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सब की बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यह सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीज़ें हैं, देश की ज़मीन है, धरती हैं, कल कारखाने हैं, लाइसेंस हैं, परमिट हैं, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, प्लाट हैं, शासन प्रशासन
शिक्षा, दीक्षा इन सब से वंचित रहे। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के हृदय में जरा सी भी दया इन वर्गों के लोगों के लिए है तो 22.5% जनसंख्या सरकारी आंकड़े हैं। 1991 की जनगणना के आधार पर 25% जनसंख्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि इनके लिए अंकित की जाती है? क्या कभी इन जातियों के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए इनको जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की गई? कभी नहीं की गई। किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई। जब नहीं की गई तो इनका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? इनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? इनकी भुखमरी का समाधान कैसे हो सकता है? क्या कभी जो योजनाएं इनके लिए बनाई वे कार्यान्वित की गई? मैं फिर मूल विषय पर आऊँगा। मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई वे कभी कार्यान्वित नहीं की गई। माननीय सदस्य जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे, त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनके साधन उनसे छीन लिए गए। यह सही है कि भुखमरी साम्यवादी सरकार में कम थी और कांग्रेस सरकार में ज़्यादा बड़ी है, परंतु यह भी सही है कि यह आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, जिनको हम बिगाड़ते हैं। घुसपैठ जो हुई है बांग्लादेश से, वह कांग्रेस की प्रेरणा पर हुआ, वोट की राजनीति के लिए हुआ। नकमा भी आए बांग्लादेश से, लेकिन वे आए नहीं थे, वह भगाए गए थे, वह निकाले गए थे, उनको मजबूर किया गया था। जब उनकी वापसी की बात कही गई तो उनका कोई इंतज़ाम किया नहीं गया। बांग्लादेश में वह वापस नहीं गए। बंगाल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठे। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे जो लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर बड़े बड़े लांछन लगाते हैं। बांग्लादेश से जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए, उनमें एक विशेष वर्ग के लोगों की
संख्या अधिक है। कांग्रेस के लोगों ने केवल वोट की राजनीति के लिए उन लोगों को नागरिकता प्रदान की। आज उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। स्टॉप।